नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मेरा टॉपिक आज का है रिकवरी में आने वाली तीन बड़ी विपत्तियां, बहानेबाजी, फिर टालम टोल और विद्रोह। तो इनके बारे में मैं शेयर करूंगा। एक्चुअली हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मुझे एक न्यू कमर का फोन आया और मैंने मेरे मना करने पर भी उन्होंने मेरी बात उनकी वाइफ से कराई। क्योंकि मेरा ये मानना है कि परिवार को हम हेल्प करना है हमें, तो हमें उनको अल नॉन का रास्ता बताना चाहिए। हम सिर्फ शराबी को हेल्प कर सकते हैं, हमारे अनुभव के मार्ग से हेल्प कर सकते हैं। मतलब हम किसी को सिखा नहीं सकते। जैसे अभी मेरे से पहले जो भाई शेयर कर रहे थे कि वो किसी को बोल रहे थे, तो मुझे शराबी दिखता है, मुझे नशेड़ी दिखता है, मैं उसे कुछ बताने नहीं जाता। क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक बहुत अहम बात कहता है। मतलब अगर किसी को नशे से दूर होना है, अगर किसी को शराब से दूर होना है, तो हम उसे हमारे 12 कदमों का रास्ता बता सकते हैं। हम सोशल वर्क, सोशल सर्विस करने के लिए यहाँ पर ए में आए नहीं है। इसलिए मैं किसी को बाबा तू नशा बंद कर, शराब बंद कर, ये बताने जाता नहीं हूँ। अगर उसने बोला कि मुझे भी शराब का प्रॉब्लम है और मुझे इसे निकलना है, तो फिर मेरा काम ए मेंबर के रिश्ते से मेरा काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं मना कर रहा था वो न्यू कमर को अपनी वाइफ से मेरा बात कराने को, पर वो माना नहीं और मेरी बात उसने अपने वाइफ से करा दी। और वो वाइफ बोलते वक्त एक बात बोली कि अभी क्या इसे पता चल गया है कि ये शराबी है और ये शराबियत का बीमार व्यक्ति है। तो इसे एक बहाना ही मिल गया है कि मैं शराबी हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं पीऊंगा ही ना, और क्या करूंगा, और ये पीता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो कहा गया है कि खुद को स्वीकारना मतलब ये बात, इस बात का स्वीकार करना कि मैं शराबी हूँ, मैं शराबियत का शिकार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका शिकार हूँ ये मानने के बाद मैं बहाना करूँ कि अभी मैं पी सकता हूँ, क्या करूँ, मैं आखिर में बीमार हूँ। अभी ये जो बात है ये मैंने ये मैं बहुत बार देखी है। ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे मेंबर से ये होता है। मैंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मेंबर से भी ये होते हुए देखा है। मेरा और एक स्पॉन्सी था, मतलब वो है ईश्वर की कृपा से, पर स्पॉन्सी था मेरा पहले, अभी नहीं है। तो वो भी यही कहता था अभी क्या करूँ, रात को पीता हूँ तो सवेरे रहा नहीं जाता। वो क्या अभी क्रेविंग हो गया है ना, वो क्रेविंग की वजह से पीता हूँ, मैं एलर्जी की वजह से पीता हूँ। तो ए में आके ये जो पता चलता है हमें कि एलर्जी होता है, क्रेविंग होता है, मैं शराबी हूं, तो इसे बहाना करके इस्तेमाल नहीं करना है, इसके ऊपर उपाय करना है। इस बारे में मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छी तरह से मुझे बताया था कि जैसे खेलते वक्त या बाइक चलाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त या कैसे भी अगर मुझे कोई जख्म हो जाता है, हाथ पैर में कहीं भी जख्म हो जाता है, तो खून आता है, जख्म में से खून आता है, तो मैं अभी क्या है, जख्म हो गया है, अभी तो एक खून आएगा ही, अभी वो जख्म खराब ही होगा और पैर काटना ही पड़ेगा, मैं ये नहीं मानता। मैं क्या करता हूँ, ताबड़तोड़ डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवा इलाज कराता हूँ, डॉक्टर जो गोलियां दवा देता है वो टाइम पे लेता हूँ, मलहम लगाता हूँ, पट्टी करता हूँ, टाइम पे टाइम पट्टी बदली करता हूँ। ये मैं जख्म के लिए करता हूँ। अगर ये मैं जख्म के लिए करता हूँ, इलाज करता हूँ, तो वही मुझे मेरी बीमारी के बारे में करना है, इलाज करना है। ना कि मैं बीमार हूँ, मैं क्या शराबी हूँ, तो अभी शराबी हूँ तो शराबी तो पिएगा ही। अभी मजाक में बहुत सारे मेंबर्स ये शेयर करते हैं, मजाक में कुछ भी बोलते वक्त ये में भी ये मजाक में कहा जाता है, तो क्या आखिर में क्या हम बेवड़े हैं, पर वो मजाक है, मजाक की बात अलग है। और असलियत में इसे बहाना करके इस्तेमाल करना कि मैं आखिर में शराबी हूं तो मैं तो शराब पीऊंगा, ये मेरे रिकवरी में सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ी बाधा है, जो मुझे रिकवरी मेरी शुरू करने से ही रोकती है। मैं खुद ए में आया तो मैं इस विपत्ति का सामना मेरा कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए हुआ। क्योंकि मेरी दिक्कत और थी कि मैं शराबी हूँ यही मैं मानता नहीं था। मैंने इस बारे में कभी बहानेबाजी की नहीं, पर बहानेबाजी देखी बहुत है, बहुत ज्यादा है। एक और बंदा लॉकडाउन के टाइम मुझे हमेशा फोन करता था और बोलता था क्या करूं, मैं पीना नहीं चाहता पर आखिर में क्या शराबी हूं, तो फिर पीने का दिल करता है, फिर मैं शराब पीता हूं। मैं बोला
तू शराबी है ये तू मानता है क्या? तो वो बोला हाँ मैं मानता हूँ ना, शराबी हूँ ये मानता हूँ। तो मैं बोला फिर उससे, उस बीमारी से मुक्त होने के लिए कोशिश करना है, ना कि उस बीमारी का बहाना करके बार बार पीना है। तो ये बहुत बार हो गया। आखिर में जब भी लॉकडाउन हट गया और मीटिंग्स चालू हो गई, तभी उसने मुझे एक बार फोन किया कि मैं मानता हूँ मैं बहाना करके पी रहा हूँ हर बार, तो ये बार मैं बहाना नहीं करूंगा, मैं मीटिंग जाऊंगा और सोबर रहने की कोशिश करूंगा, ये उसने कहा। और दूसरे दिन शराब के नशे में बाइक चला रहा था, तो किसी दूसरे गाड़ी से टकरा गया और हम लोग के बीच आज नहीं रहा। ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे। पर ये बहानेबाजी की वजह से ये होता है। मैंने मौत देखी है बहानेबाजी से। मैंने 8-8 10-10 साल तक बंदे को सोबर होने में दिक्कत आई है, ये देखा है कि 8-8 10-10 साल तक वो आ रहा है एएमए पर सोबर नहीं है, क्योंकि वो यही बहाने में अटका है कि मैं एलर्जी है, क्रेविंग है, मैं बीमार हूं, मैं शराबी हूं और मैं इसलिए पीता हूं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, वो खुद को फंसा रहा है ये बोल के कि वो कोशिश कर रहा है, वो खुद को फंसा रहा है ये बोल के कि कोशिश कर रहा हूं मैं शराब से दूर रहने का। वाकई में वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो बहाना कर रहा है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है न्यूकमर ने, कि क्या मैं बहाना कर रहा हूँ मेरे रिकवरी के बारे में, क्या मैं बहाना कर रहा हूँ, क्या क्या आखिर में मैं ऐसी हूं ना, क्या करूं मैं। ये बहानेबाजी और एक बार हमें दिखाई देगी छठवें कदम के टाइम। वो आगे मेरे रिकवरी प्रोसेस में जैसे जाता हूं मैं शेयर करता हूं, तो ये बहानेबाजी से मुझे बहुत ज्यादा झगड़ा करना नहीं पड़ा या मुझे सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था मैं शराबी हूं। जब भी मैं ए में आया कुछ तो गड़बड़ है ये मैं मानता था, और मैं ए में आया और मैंने शराब से दूर रह के प्रोग्राम जानने की कोशिश की। बल्कि हालांकि मैं कई महीनों तक, साल तक ये मानता नहीं था कि मैं शराबी हूं, पर मैं शराब से दूर था और मैं क्या नक्की क्या गलत हो रहा है ये देखने की कोशिश कर रहा था, जिसकी मदद मुझे हो गई ये पहचानने में कि मैं शराबी हूं। तो ये मैं आया, मीटिंग करने लगा। अभी मीटिंग करने लगा तो इसमें जो 3 विपत्तियां हमने आज ली है, वैसी विपत्तियां बहुत सारी है, पर 3 विपत्तियां जो हमने आज ली है टॉपिक करके, उसमें एक विपत्ति है विद्रोह। अभी ये छठवें कदम में बिल डब्ल्यू कहते हैं कि अगर मैं देर करता हूँ प्रोग्राम लेने में या प्रोग्राम समझने में, देर करता हूँ तो ये मेरे लिए धोखा पैदा कर सकता है, पर अगर मैं विद्रोह करता हूँ तो ये मेरी जान भी ले सकता है। तो विद्रोह जान ले सकता है, ये अपने छठवें कदम में कहा गया है। तो ये सिर्फ छठवें कदम में लागू नहीं होता, तो ये शुरुआत से ही प्रोग्राम के लागू होता है। मैं ए में आया, मैं मीटिंग करने लगा और मुझसे कहा गया कि भाई तू ए में आया है, अभी शांत रहे, मीटिंग की तरफ ध्यान दे और तू प्रोग्राम तो समझने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। जब भी मतलब ये 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तभी प्रोग्राम पे रहने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, स्टेप वर्क करने के लिए ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, पर मीटिंग आते रहे, इस बात पे जोर दिया जाता था। और मुझे कहा गया था, मैं जब भी नया था तो मुझे कहा गया था आगे की बेंच पे बैठ, सामने की बेंच पे बैठ और शेयरिंग सुन। अभी मैं विद्रोही किस्म का आदमी हूं। मैं हमेशा कोई बोलेगा कुछ तो उसके खिलाफ ही करने की मेरी आदत है, और मैं तभी जानबूझ के पीछे जाके बैठता था। उसका मैंने बहुत नुकसान उठाया है, क्योंकि आगे बैठने को क्यों कहा जाता है। अभी कैसे है, जो चुपचाप रहता है मेंबर वो तो मान लेता है, आगे बैठ जाता है, उठ आगे बैठ बोला जाता है तो मान जाता है। मेरे जैसा विद्रोही किस्म का जो बंदा रहता है वो जानबूझ के अगर आगे बैठ बोला है तो पीछे जाके बैठेगा। इससे नुकसान क्या होता है ये मुझे बहुत देर से पता चला। मेरा प्रोग्राम पे ध्यान नहीं लगता था, मैं पीछे बैठ के ओल्ड टाइमर से बातें लड़ाता था और आगे शेयरिंग में ध्यान नहीं देता था। मैं पीछे बैठ के, मुझे थोड़े दिन के बाद ये मैं भूल गया कि मैं न्यू कमर हूँ। मुझे लगा मैं अभी यहाँ पे बुजुर्ग हो गया हूँ, और फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया प्रोग्राम। मैं खुद ढंग से सोबर नहीं था और मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो इसलिए बात छोटी सी है, बात बहुत छोटी सी है कि आगे बैठो, और ये बात मानना बहुत जरूरी है कि आगे बैठो। मैंने माना नहीं, मैं पीछे बैठा। मैं आज भी पीछे बैठता हूँ, अलग बात है, पर आज मुझे 15 साल हो गए, मैं ए में आ रहा हूँ, और एक बार 5 साल, एक बार 9 साल में सोबर अभी हूँ। मैं आज 9 साल और कुछ दिन सोबर हूँ। तो पर मैं समझता हूँ ये मैंने गलती शुरुआती दिनों में की कि मैंने माना नहीं। बताए बताए जाने पर भी मैं ओल्ड टाइमर को धुतकार के मैं पीछे जाके बैठता था। तो ये विद्रोह बहुत मेरा
जान लेने पे तो मतलब टाइम ला सकता है, मेरी जान लेने की टाइम ला सकता है विद्रोह करना, ये मुझे ध्यान में आया। पर लक बाय चांस बोलो कि मेरी जान गई नहीं, मैं ये में आता रहा और प्रोग्राम समझने की कोशिश करता रहा। इसलिए एक छोटी सी जो बात थी उसका विद्रोह मुझे भारी नुकसान उठाना नहीं पड़ा, वैसे नुकसान मेरा हो गया। मैं 8 महीना शराब से दूर था, जब भी मेरे हाथ में फिर से शराब आ गई। ये ये एक ही विद्रोह की वजह से कि जो बताया जाता है, ए में जो बताया जाता है कि ऐसा मत करो, वो मानना चाहिए। क्यों बताया जाता है, क्या बताया जाता है, ये पूछना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब अनुभव का प्रोग्राम है और अनुभव के माध्यम से बताया जाता है कि ये मत कर। तो बहुत सारी चीजें मत कर बोली जाती है। और एक बात मुझे बताई गई थी कि स्लिपरी प्लेसेस में मत जा, मतलब बार में मत जा, पुराने दोस्तों से मत मिल। वो तो बात मैंने मानी। पुराने जो मेरे दोस्त थे, पीने वाले दोस्त थे, पुराने दोस्त मतलब जो पीने वाले दोस्त थे, जो पीने के लिए मुझे जबरदस्ती करते थे, उन दोस्तों से मैंने ताबड़तोब ए में आते आते ही दोस्ती कट कर दी। तो वो बात मैंने मानी। पर मुझे जो बताया गया था बार में मत जा, वो भी मैंने माना। पर मुझे ये भी बताया गया था कि पार्टियों में मत जा। और मैं तो नया था, जब भी पार्टी खुद अरेंज करता था। मुझे शराब कबाब, वैसे मुझे मजा, अय्याशी बहुत, अब मैं मतलब नशा है मेरे, मुझे अय्याशी का, नवाब की तरह जीने का। तो नवाब नवाब है, मैं अदना सा इंसान हूं, ये मैं नहीं जानता। तो मैं हर बार पार्टी चाहिए, मजा चाहिए। तो मैं नया था, जब भी मैं पार्टियां अरेंज करता था मेरे रिश्तेदारों की, और वहां पर दारू हो, इसका मैं मतलब खुद अपने से सजेशन देता था कि पार्टी होना चाहिए, शराब होना चाहिए। और कोई मेरा रिश्तेदार बोला नहीं, दारू नहीं रहेगा तो भी चलेगा। फिर भी मैं मतलब जबरदस्ती नहीं बोल सकता, पर मैं इंसिस्ट करता था कि चलो शराब नहीं है तो क्या मजा है, और रखो ये बात। और जो मुझे कहा गया था कि ये में ध्यान रख, आगे बैठ, ये चाय बांटना, और बीच में उठ के किसी का बर्थडे है तो मिठाई बांटना, ये सब मत कर। तू आगे बैठ और सुन, हम कर चुके हैं, हम ये सब काम करेंगे। और मैं नहीं मानता था, मुझे बहाना ही चाहिए था, मुझे बहाना चाहिए था उठने के लिए, क्योंकि मेरा मन ए मीटिंग में नहीं था, मेरा मन शेयरिंग में नहीं था, मैं खुद को सबसे होशियार समझता था। इसलिए मुझे बहाना चाहिए था उस जगह से उठने के लिए। और फिर चाय बांटना एक बहाना था, टीटी बॉक्स घुमाना एक बहाना था, फिर किसी का बर्थडे है, प्रॉपर डे है, तो मिठाई, चॉकलेट, केक, जो कुछ रहेगा वो बांटने का बहाना था। तो ये जो बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी मैंने बहुत की। फिर जो और एक बात था जिसकी मैंने बहानेबाजी की, जो हमने 3 मुद्दे लिए, उसमें बहानेबाजी एक बड़ा मुद्दा है। और एक मुद्दा मेरा था शुरुआती दिनों में, ये में आने से पहले, कि मैं तो सोबर रहना चाहता हूं, पर मेरे घर वाले, अभी किसी ने जिक्र किया उसका, कि मेरे घर वाले मुझे सोबर रहने के लिए हेल्प नहीं करते। मेरी बीवी, मैं मीटिंग जाने निकलता हूं तो मेरी बीवी काम बोल देती है। मैं मीटिंग जाने निकलता हूं तो बीवी बोलती है रोज मीटिंग करना जरूरी है क्या। ये सब बहानेबाजी शुरुआत के दिनों में मैं करता था। मैं एक स्पॉन्सी से बात कर रहा था, वो मीटिंग करते करते अचानक मीटिंग आना बंद हो गया। तो मैंने बोला क्या रे, मीटिंग नहीं आ रहा है? बोलता है नहीं, अभी काम पे जाना चाहिए ना, इतने साल तो मैंने घर वालों को भूखा रखा, तो अभी घर में पैसा तो चाहिए ना, तो मुझे काम पे जाना पड़ेगा। मैं बोला हाँ, तो वो काम से तू छूट के तो मीटिंग आ सकता है। तो बोलता है नहीं, हाँ पर घर वालों को भी टाइम देना चाहिए, इसलिए मैं काम से घर जाता हूँ, घर वालों को टाइम देता हूँ। तो ये जो बहानेबाजी है मीटिंग नहीं आने के लिए, कि इसमें इसके पीछे दो वजह होती है। एक तो बंदे को शराब पीनी है, या तो उसको लगने लगता है कि अभी मुझे प्रोग्राम समझ में आ गया, अभी ये रोज रोज का ये करने का जरूरत नहीं है। तो वो अलग अलग बहाने बताने लगता है मीटिंग से दूर रहने के लिए, प्रोग्राम से दूर रहने के लिए। तो ये जो बहानेबाजी मैंने शुरुआत में मैंने भी की है, कई मेंबर्स को ये करते हुए देखता हूँ कि मीटिंग आते हैं, अचानक मीटिंग आना बंद होते हैं, और उनके पास बहाने रहते हैं जो उनको खुद को सच लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो सामने वाले को फंसाते हैं, उनको सच लगते हैं बहाने कि अभी मुझे काम पे जाना है। 8-8 महीना, 10-10 महीना, 2-2 साल, 4-4 साल जो काम पे ही नहीं गया है, वो अचानक उसको लगता है अभी मैंने काम पे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी मेरे रिकवरी मतलब फाइनेंशियल रिकवरी पे ध्यान देना है, और वो मीटिंग आना बंद कर देता है। तो शुरुआती दिनों में अगर खाने के वांदे हैं,
तो मीटिंग संभाल के काम तो करना चाहिए, ये बात सच है, पर काम का बहाना करके मीटिंग से दूर रहना, ये मेरे रिकवरी में बहुत बड़ा धोखा पैदा कर सकता है। जो मेरे बारे में हुआ शुरुआती कुछ दिनों में, पर मैं बाद में मेरा काम संभाल के मीटिंग आता था। मैं काम, मेरा ऑफिस का टाइमिंग सवेरे 9 से रात को 9 तक था। तो मैं मीटिंग बंद करके मैं मेरा ऑफिस बंद करके मीटिंग में आता था, और क्लाइंट का फोन आया तो मुझे उठ के जाना पड़ता था। मेंबर्स गाली देते थे, बोलते थे तू पिएगा, पर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उस समय तक मैंने स्पॉन्सर लिया था। स्पॉन्सर बोला अगर क्लाइंट का फोन है और काम निकल जाएगा ऐसे लगता है तो 5 मिनट उठ के बाहर जा सकता है, पर ये भूलना नहीं कि तुझे मीटिंग में शेयरिंग सुनने के लिए तू आया है। वो बहाना करके बाहर निकल जा, क्योंकि मैं क्या करता था, ये तो स्पॉन्सर ने ओके किया, तो क्लाइंट का फोन आया तो मैं उठ के बाहर निकल जाता था, और फिर बाहर बातें करते रहता था। कोई ना कोई ओल्ड टाइमर खड़ा रहता था, उससे बातें करता रहता था, मैं मीटिंग में आता ही नहीं था। तो जब इस स्पॉन्सर से बात हुई, स्पॉन्सर बोला मीटिंग से बाहर निकलने का बहाना नहीं है क्लाइंट का फोन। क्लाइंट का फोन ये तेरे जिंदगी के लिए जरूरी है, पर तेरी जिंदगी के लिए ज्यादा जरूरी मीटिंग का शेयरिंग है, क्योंकि तू जिंदा ही नहीं रहा तो काम नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो इसलिए तुझे अंदर जाके बैठना है। जैसे ही क्लाइंट का कॉल खत्म हो गया, एक सेकंड भी नहीं करके, और कितनी बार फोन आता है क्लाइंट का ये भी देख। कोशिश कर कि तेरे क्लाइंट्स को, तेरे वर्कर्स को ये इस बात का तू एहसास करा के दे कि तुझे ये टाइम जो है 7:30 से 9 शाम का, ये टाइम तेरी जान बचाने के लिए है। जो क्लाइंट्स को मालूम नहीं तो शराबी है, उनको बोलने का जरूरत नहीं, मुझे बताया गया। पर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ तो जान बचाने का इम्पोर्टेंट चीज तू कर रहा है। और मुझे ये बताया गया कि ये ध्यान में रखो, और ये मैं बाद में करने लगा। पर शुरुआत में मुझे वो बहाना मिलता था उठ के निकल जाने का, क्लाइंट का फोन है और मैंने स्पॉन्सर से बात किया, ऐसा सीधा मैं उल्टा जवाब दे देता था ओल्ड टाइमर को। अगर ओल्ड टाइमर कुछ बोला तो कि मैंने स्पॉन्सर से बात की है, वो बोला अगर क्लाइंट का फोन है तो उठ के जा सकता है। तो पर मैं ये बात पे ध्यान नहीं दे रहा था कि मैं बाहर जाके टाइम पास करते रह जाता है। तो ये जो बहाने हैं, कई बहाने, बहानों की अगर लिस्ट निकाले तो हजारों बहाने हैं मीटिंग से दूर रहने के लिए। और ये बहाने जो है मुझे शराब से दूर रहने नहीं देते। मुझे याद है मेरा एक स्पॉन्सी था, वो बोलता था बीवी बोलती है तू जा मत मीटिंग, और जाना है तो मुझे नहीं रहना तेरे साथ। तो मैं बोला देख भाई, तू जिंदा नहीं रहेगा तो वैसे भी बीवी तेरे साथ नहीं रहेगी ना। बीवी तो किसी और के साथ चली जाएगी या अकेली रहेगी, पर तू जिंदा रहेगा तो तेरे साथ रहेगी ना। ये जिंदा रहने के लिए तू कर रहा है, तो बीवी को बोल ये मैं जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। अगर मीटिंग जाने की वजह से तू नाराज हो रही है और मुझे कहीं मीटिंग जाने के लिए मना कर रही है, तो तू मुझे छोड़ के जाएगी तो भी चलेगा। ये एडवाइस मैंने देना नहीं है कभी भी स्पॉन्सर करके, ये मुझे मालूम था। तो मैंने उस डिसीजन उसके ऊपर छोड़ा। पर जान बचाने के लिए मीटिंग जरूरी है, एहसास उसको कराया, और बाद में उससे बात किया जब भी पता चला कि वो मीटिंग को तो आता है और बाद में भी इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं, मतलब वो घर वालों को बिल्कुल टाइम नहीं देता। फिर मैंने उसको बताया कि भाई तेरा यही काम है ना, कि रिकवरी की ओर तरफ ध्यान देने का, और बाद में तेरा ये भी काम है जो 8वां 9वां कदम कहता है कि रेस्टिट्यूशन, की घर वालों का जो नुकसान किया है वो भर के देने का है। तो तू खुद का टाइम पास पे थोड़ा टाइम कम दे और घर वालों को टाइम दे, और मीटिंग को जैसा घर काम मीटिंग बताया गया है उसका उसको एहसास करा के दिया मैंने। तो इसलिए जब मैं रिकवरी से दूर होने का बहाना करता हूँ, बहाना ढूंढता हूँ, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये मैं खुद की जान दांव पे लगा रहा हूँ ये करते हैं। तो ये मैंने बहुत मेंबर से बात करके उनको एहसास कराने की कोशिश की है कि विद्रोह करना और बहाना करना ये बहुत डेंजर है। मैं जब ये में आया 15 साल पहले, तभी कोई ज्यादा जोर नहीं देता था कदमों पे काम करने के लिए, स्टेप वर्क करने के लिए कोई ज्यादा जोर नहीं देता था। उल्टा ओल्ड टाइमर्स ये कहते थे कि हम लोगों ने कभी कदम लिए नहीं है, कभी कदमों पे काम नहीं किया है, फिर भी हम सोबर है, 10 साल 20 साल 30 साल सोबर है। तो मेरे जैसे न्यू कमर तभी सोचते थे फिर क्या जरूरत क्या है, कदमों पे काम करने की जरूरत क्या है, नहीं ये जरूरत है, ये 20 साल सोबर है, ये 25 साल सोबर है, ये 10 साल है, 15 साल है, ये इन्होंने किसी ने भी स्टेप वर्क किया नहीं और चल रहा है उनका। और एक दुख की बात ये होती है कि उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में आध्यात्मिक प्रगति न होने की वजह से उनकी जिंदगी की जो हालत है वो लोग शेयर नहीं करते हैं मीटिंग में। वो लोग मीटिंग में असलियत उनकी जिंदगी की शेयर नहीं करते। जैसे अभी मुझे पता चला कि एक मेंबर है, करीब करीब 40 साल सोबर है, पर उसने स्टेप वर्क नहीं किया। स्टेप वर्क नहीं किया तो जो स्पिरिचुअल रिकवरी है वो कर नहीं सका, जिंदगी की जिम्मेदारियां समझ नहीं सका, और खुद की तरफ उसकी क्या जिम्मेदारी समझ नहीं सका। और आज
उसको घर वालों ने रास्ते पे निकाल दिया है, और उसको रास्ते पे निकाल दिया है, खाने के वांदे उसके। तो 40 साल सोब्राइटी तो है, पर गलत कहाँ हो गया? तो ये जो टालम टोल है, एक और एक वजह है जो सोब्राइटी से मुझे दूर करती है। मतलब टालम टाल करना कि नहीं यार, स्टेप वर्क जरूरी नहीं, बाद में करेंगे, अभी सोबर हूं ना, वन डे एट अ टाइम एंड एवरीथिंग इज फाइन, तो कुछ जरूरत नहीं, स्टेप वर्क बाद में करेंगे। बहुत न्यू कमर्स को आज भी ओल्ड टाइमर्स बोलते हैं, तू आते रहे, दारू से दूर रहे, स्टेप वर्क तो बाद में कर। ऐसे भी बताया जाता है कि 1 साल के बाद स्टेप वर्क चालू करने का, 1 साल पहले पूरा कर, बाद में स्टेप वर्क चालू कर। मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, ये मानना, ये फर्स्ट स्टेप है। ये मीटिंग में कदम रखते ही, या मीटिंग में कदम रखने से पहले ही, पहली मीटिंग, मेरी जिंदगी की पहली मीटिंग होने से पहले ही ये फर्स्ट स्टेप मैं लेता हूँ। बहुत बार बहुत मेंबर्स लेते हैं, कुछ मेंबर्स ए में कदम रखने के बाद में ये पहला कदम लेते हैं कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, वहां से प्रोग्राम शुरू होता है। तो जो गधा, मैं सीधा बोलता हूँ, क्या गलत है, मेरे को हक नहीं है, पर अभी मुंह से निकल गया है तो मैं पीछे नहीं लेता मेरा लफ्ज। जो गधा बोलता है कि ए में आने के बाद 1 साल के बाद कदम लेना शुरू करो, उसने खुद ने स्टेप वर्क किया नहीं है, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो इसलिए स्टेप वर्क ताबड़तोड़ करना चाहिए। स्टेप वर्क का टालम टाल करना मतलब आगे ढकेलना स्टेप वर्क करने का काम। इसका मतलब मैं मेरी रिकवरी को हमेशा वो डेंजर जोन में रख रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिसिटी का लाल डब्बा रहता है ना, जिसके ऊपर ऐसा कवटी का ये रहता है, निशान रहता है, डेंजर, वैसा मैं डेंजर में 440 वोल्ट के मेरे रिकवरी को रखता हूँ, जब तक मैं कदमों पे चलना शुरू नहीं करता। तो इसलिए कदमों पे ऊपर टालम टाल करना और करने वाले मेंबर्स बहुत है, बहुत है, बहुत, मतलब हिसाब के बाहर है, ये मैं देखता हूँ आज भी। आज वैसे भी अवेयरनेस, स्टेप वर्क का अवेयरनेस बहुत अच्छा है अपने यहाँ पर। मैं बोला 15 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था, पर आज स्टेप वर्क का अवेयरनेस अच्छा है। पर स्टेप वर्क करना, ये कैसे किया जाता है, ये बहुत मेंबर्स करते नहीं है और शॉर्टकट मार देते हैं कि स्टेप वर्क, हाँ शराब के सामने शक्तिहीन है, हाँ है बाबा है, क्यों है, क्यों है? शराब को ना नहीं बोल सकता मैं, इसके ऊपर डिटेल में मैंने खोजबीन की है क्या, ये मैं नहीं सोचता। तो ये जो स्टेप वर्क है, ये बहुत डिटेल में करना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मेरी जान बचना या मेरी जान जाना इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ये आगे ढकेलना नहीं चाहिए, स्टेप वर्क आगे ढकेलना नहीं चाहिए, मीटिंग करना आगे ढकेलना नहीं चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये मैंने टालम टाल नहीं करना चाहिए, पर बहुत मेंबर्स करते हैं आज भी। जब भी मैं, एक दो मेरे स्पॉन्सीज है, वो मुझे फोन करते हैं, तो अभी का उनका क्या प्रॉब्लम है, अभी उनका फैमिली में झगड़ा चालू है, तो मुझे फोन करते कि ऐसे झगड़ा हो गया, बीवी ने ऐसे बोल दिया, तो क्या करूं, मेरे बॉस ने ऐसे बोल दिया तो क्या करूं। उनको टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए, टेम्पररी सॉल्यूशन पे वो लोग काम करते हैं, स्टेप वर्क करना नहीं चाहता। मैं बहुत बार बोलता हूँ, स्टेप वर्क करोगे तो ये बार बार मुझे फोन करना नहीं पड़ेगा, तुमको तुमको परमानेंट इसका इलाज हो जाएगा, और मैं जो इलाज सजेस्ट कर रहा हूँ उससे बहुत बेहतर इलाज हो जाएगा। फिर भी वो बोलते हैं हाँ हाँ अभी स्टेप वर्क शुरू करेंगे, और वो करते नहीं है। एक बंदे का मुझे फोन आया था, कई सालों से वो शराब से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, और मैं, उसने मुझे फोन किया कि मेरा स्पॉन्सी था, बाद में नहीं था, बाद में वो बोला फिर से मेरा स्पॉन्सर बनेगा क्या। मैं बोला बने, कोई एतराज नहीं, मुझे प्रोग्राम में मदद करने से मेरी सोब्राइटी पक्की होती है, तो मैं कुछ मेहरबानी नहीं कर रहा, मैं तैयार हूँ। और मैंने उसको 33, 32 या 33 सवाल दिए फर्स्ट स्टेप के बारे में। मैं बोला ये फर्स्ट स्टेप पे 33 सवाल है, इसके तू जवाब लिख, और मुझे जवाब मतलब अपने अनुभव लिखने हैं, वो स्टेप, वो जो सवाल है उसके ऊपर अपने अनुभव लिखने, वो जवाब लिख और मुझे फिर कॉल कर। तो बोलते इसका मतलब तब तक कॉल नहीं करने का। मैं बोला नहीं, तब तक कॉल नहीं करने का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर रिकवरी के बारे में तब तक कॉल नहीं करेगा, एज ए दोस्त तू कॉल कर, मैं बोला, पर ये सवाल का जवाब तूने लिखना चाहिए। अभी उस दिन को मेरे हिसाब से 1 साल से ऊपर हो गया, उसने मुझे कॉल ही नहीं किया। तो ऐसा कुछ मैंने उसको 7 समंदर पार जाके कुछ चीज तैर के जाके लाने को नहीं कहा था, खुद के अनुभव सवालों के ऊपर लिखने के लिए कहा था, पर उसको टाइम नहीं है। ये जो टालम टाल करने की आदत है प्रोग्राम के बारे में, बंदा समझता नहीं है कि मैं, शराब मेरी बंद है, इसका मतलब मैं शराबियत से मुक्त नहीं हो गया। शराब मेरी बंद है, वो चालू हो सकती है। शराबियत से मुक्त होना है तो मुझे स्टेप वर्क जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना करते रहना है जिंदगी भर। तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो स्टेप वर्क के बारे में है। अभी जब भी स्टेप वर्क करते हैं और शराब से दूर रह के स्टेप वर्क शुरू करते हैं,
तो दो बातों में फिर से टालम टाल का चांस होता है, एक मतलब छठवें कदम के टाइम और एक मतलब नौवें कदम के टाइम। वो दोनों अनुभव में शेयर करता हूँ। छठवें कदम के टाइम जब भी मुझे बार बार गुस्सा आता है, और मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि कोशिश नहीं करता, गुस्सा आता है, फिर मैं बोलता हूँ अरे गुस्से से तो मुक्त होना है। और मैंने चौथे कदम के टाइम मेरा खुन्नस, मतलब मेरा रिजेंटमेंट, मेरा ईगो, मेरा बहुत सारी चीजों का इन्वेंटरी लिया है। तो मुझे गुस्सा क्यों आता है ये मालूम है। मेरा ईगो की वजह से आता है, मेरा रिजेंटफुल नेचर गुस्से की वजह से है, मेरा रिलेशनशिप खराब मेरे गुस्से की वजह से है। तो क्या करना चाहिए? तो ये सब समझने के बाद में मुझे ध्यान में आया कि गुस्सा आने का जैसा माहौल तैयार होता है, मैंने प्रे करना है, और प्रे करके मैंने गुस्से से मुक्त होने के लिए मेरे हायर पावर को विनती करनी है, क्योंकि गुस्से से मैं खुद को मुक्ति नहीं दिला सकता। ये जान के कोशिश करने की सोच के भी जब ये होता नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये इससे मैं गुजर चुका हूँ बहुत कम समय के लिए, पर गुजर चुका हूँ, और मैं बहुत लोगों को इससे गुजरते हुए देखता हूँ। इससे दो बातें होती है, एक मतलब वो गुस्से के ऊपर काम करने का काम जो है, वो मैं आगे ढकेल देता हूँ कि ठीक है यार देखेंगे, आज आजकल मुझे पहले से कम गुस्सा आता है तो चल जाता है, ऐसा सोच के आगे ढकेलते होता क्या है कि फिर से धीरे 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 मैं उसी जगह पर आके रहता हूँ। जब भी मैं पागल जैसा गुस्सा होता था, तो मैं गुस्से से मुक्त तो हुआ नहीं, उल्टा जो कुछ मैंने काम किया है उसके ऊपर भी मैंने पानी फेर दिया है। मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा होना फिर से शुरू किया है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा अभी जितना काम किया उतना बस हो गया, इससे ज्यादा तो हो नहीं रहा है, तो फिलहाल जाने दो। एक का प्रोग्राम कहता है कि मुझे गुस्से से मुक्त होना है, गुस्सा कम करना है, ये प्रोग्राम नहीं कहता मुझे गुस्से से मुक्त होना है। एक का प्रोग्राम और एक बात कहता है, वो मतलब मैं खुद को गुस्से से मुक्ति नहीं दिला सकता है, मुझे मुक्ति सिर्फ मेरी हायर पावर दिला सकती है। तो मुझे हर बार गुस्से का माहौल तैयार होता है, तो मुझे खुद को ये एहसास दिलाना है कि मैं गुस्से से मुक्त नहीं हो सकता, पर ये माहौल में मैं जनरली गुस्सा होता हूँ, तो मैंने प्रे करना है, मेरे हायर पावर से बोलना है। जब भी ये करने करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बच्चों के खेल की काम है क्या, ये ऐसा क्या प्रे करना और ये वर्क होता है क्या? तो ये जब भी अगर मन में ख्याल आता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अभी तक जो हायर पावर पे श्रद्धा है वो मेरी कमजोर है। अगर मेरी हायर पावर पे श्रद्धा, मेरा फेथ मजबूत है, तो मुझे ये मजाक नहीं लगेगा, ये वर्क होता है, मेरे बारे में हुआ है। और ये बहुतों को मजाक लगता है, या एक बचकाना लगता है कि ये करना जरूरी है क्या, पर इससे काम होता है, ये मैं गारंटी से अनुभव से बोलता हूँ। तो ये करना चाहिए। इसमें दूसरा एक बात है, मतलब विद्रोह। विद्रोह मतलब क्या? मुझे लगने लगता है कि अरे इसको तो ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इनको तो जूते से ही मारना चाहिए, गाली देना ही इनकी औकात है, इनको गाली देना ही चाहिए। ये मैं समर्थन करता हूँ, ये मैं जस्टिफाई करता हूँ, और मैं गुस्सा मेरा छोड़ देता हूँ, खुले सांड की तरह मेरा गुस्सा मैं छोड़ देता हूँ, कि बस खत्म करना चाहिए इसको करके। तो ये जो विद्रोह है, ये तो जानलेवा साबित हो सकता है, ये प्रोग्राम कहता है। तो इसलिए गलती से भी मैंने मेरा गुस्सा जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, गलती से भी खुद के मन में मैंने मेरा गुस्सा जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अगर मैं मेरा गुस्सा जस्टिफाई करता हूं, तो मेरा सब किया कराए पर पानी फिर चुका है, मुझे जीरो से फिर से शुरू करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप से। ये मैंने ध्यान में रखना चाहिए। विद्रोह इतना डेंजरस है, ये छठवें कदम में हमें कहा गया है। तो इसलिए एक बार टालम टाल मेरे लिए डेंजरस है, पर विद्रोह तो मेरा जान ले लेगी, ये बताया। और ये जैसे गुस्से के बारे में है, यही डर के बारे में है, यही मेरे सेक्स एडिक्शन के बारे में है, यही मेरे हर एक आलस के बारे में है, यही मेरे जेलसी के बारे में है, ये हर एक स्वभाव दोष के बारे में है। अगर मैं उसको टालता हूँ, उसके ऊपर काम करना, तो मुझे हमेशा धोखे में रखता है। और अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ कि अरे क्या मैं कुछ दिन करता था, ये अरे क्या मैं आलसी हूँ यार, क्या करूंगा, मुझे मैं पूछा जाता था ये मैं, अरे तू काम लिया ये का किया नहीं, शुरुआती दिनों में मुझे पूछा जाता तू काम लिया ये का किया नहीं, अरे क्या करूँ यार, मैं आलसी हूं ना, मैंने टाल दिया, नहीं करता हूँ मैं, नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, मेरा काम अधूरा रह जाता है, मुझे दुगना करना पड़ता है, और आगे जाके मुझे डबल करना पड़ता है। तो मेरे ये दोष है, इसके ऊपर मुझे आज काम करना है और करते रहना है जब तक वो दोष से मैं मुक्त नहीं होता। ये शायद जिंदगी भर चलेगा, पर ये अगर जिंदगी भर चलेगा तो चलेगा, मैंने इसे छोड़ना नहीं है। तो इसलिए बहानेबाजी, टालम टाल और विद्रोह, ये धोखा मुझे दे सकता है। और आगे जाके मैं कहूंगा नौवा कदम,
9वां कदम जो है, 9 स्टेप, उसमें जो रेस्टिट्यूशन है, माफी मांगना है और नुकसान भर के देना है, उसमें बहुत सारा टालम टाल हो जाता है। मतलब बाद में करता हूँ यार, मेरा इंसल्ट करेगा, इज्जत निकाल देगा मेरा, नहीं यार जाने दे। मैंने देखा है कि मेरे एक स्पॉन्सी का को किसी को पैसा देना था, उसने पैसा तो जोड़ दिया। पैसा जोड़ने के बाद वो आ, पैसा देने जाना था, पर उसको लगा अभी इज्जत चला जाएगा, काय के लिए जाने का, ये वो, तो उसने उसको बैंक ट्रांसफर कर दिया पैसा। सामने वाले का पैसा तो मिल गया, मेरा स्पॉन्सर को बोला हो गया ना, 9वां कदम हो गया, मैंने उसके पैसे का नुकसान किया था, उसको ब्याज के साथ भर के दिया। तो मैं बोला ऐसा नहीं है, अपना कार्यक्रम सिर्फ नुकसान भर के देने का नहीं है और सिर्फ माफी मांगने का नहीं है, कॉम्बिनेशन है। तो तेरे को माफी तो मांगना पड़ेगा, गलती तो तूने की है। नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ करके वो उसको मिलने के लिए गया। और मिलने के लिए गया और सामने वाला बंदा बोला कि मुझे लगा अभी पैसा दे के तू मुंह छुपा रहा है, अच्छा हो गया तू आ गया, जो हो गया हो गया। होता क्या है, ये जाके जो मेरा स्पॉन्सी उससे मिला, इसके लिए मेरा स्पॉन्सी मानसिक रूप से मुक्त हो गया वो कर्जे से। नहीं तो पैसा देके वो मानसिक रूप से मुक्त नहीं होता था, वो वही एपिसोड में फंसा रहता था, वो सोचते रहता था कि बंदे को पैसा मिल गया, क्या उसने मुझे माफ किया रहेगा या नहीं किया रहेगा या क्या किया रहेगा। माफी मिलना जरूरी नहीं है, वो टॉपिक से मुक्ति मिलना जरूरी है। एक बार हमने माफी मांग ली तो हम टॉपिक से मुक्ति मिल गया हमें। उसने माफ नहीं किया फिर भी मुक्ति मिल जाती है, पर ये करना जरूरी है। मैंने भी एक बार किया था, एक बंदे का, मैं बंदे को बहुत तकलीफ में मैंने डाला था, उसका पैसे का कुछ नुकसान नहीं किया, पर उसको बहुत तकलीफ में डाला था। वो मुझे काम देता था और मैं काम बराबर नहीं करता था और 4 बात उससे सुननी पड़ती थी। वो एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, बाद में प्रेसिडेंट था। तो उसको सुननी पड़ती थी बातें। बाद में जब भी मैं ए में आया तब तक वो काम मेरा बंद हो चुका था। जब भी 8वां 9वां कदम करना था, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला जाके उससे माफी मांग। मैं बोला देखो वो कंपनी का काम मैं आजकल करता नहीं हूँ और वो बंदा तो मुझे कई सालों से मिला नहीं है, तो क्या जरूरत है माफी मांगने का। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला 8वें कदम का लिस्ट में उसका नाम क्यों लिखा है। तो मैं बोला आपने बोला था जिसको जिसको तकलीफ दिया है सबका नाम लिख। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे इस बात का एहसास करा के दिया, इसका मतलब ये बंदा तेरे दिमाग में है, ये स्टोरी तेरे दिमाग में है। मैं बोला हाँ है। तो मेरे स्पॉन्सर बोले जब तक तुझे ये स्टोरी से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये स्टोरी तुझे तकलीफ देगी और तेरे सारे दोषों को कुरेद कुरेद के फिर से जगाती रहेगी। तो इसलिए तुझे दोषों से, डर से, तुझे खुद को दोष देने की जो आदत है उससे मुक्ति पाना है, तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी, ये स्टोरी से तुझे मुक्त होना पड़ेगा। फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर की बात मानी, वो बंदे से मिला, उससे माफी मांग ली और मैं निकल के आया। उस दिन से आज तक वो मेरे मन में कहीं कभी आता है, पर वो स्टोरी से मैं मुक्ति पा चुका हूँ। मुझे वो गिल्ट जो रहता है, वो गिल्ट से मैं मुक्ति पा चुका हूँ। तो इसलिए टालम टाल करने से मेरा धोखा निकलता नहीं है, विद्रोह करने से तो उल्टा मेरी जान और जोखिम में आ जाती है। और बहाना करके कि क्या है, मैं जैसे बहाना कर रहा था कि क्या है, मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो कंपनी में मुझे काम नहीं करना है वापस, और मुझे उस साइड में जाना भी नहीं, वो आदमी मुझे मिलेगा भी नहीं। तो ये सब बहानेबाजी है, तो बहानेबाजी है, विद्रोह और टालम टाल, ये मेरे रिकवरी में बहुत बड़े रोड़े हैं, बहुत बड़ी विपत्तियां है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। मुझे जो टाइम दिया गया उसमें मुझे पूरा करना था, इसलिए जरा तेज रफ्तार में गया। आज बोलने का मौका दिया, आपने सुना, थैंक यू वेरी मच।